हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयुष और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो क्लास 9th 10th 11th 12th जो एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं जो होते थे वो अब टर्म बेसिस पर होंगे, यानी कि आपके 2 टर्म एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट टर्म जो आपका एग्ज़ाम होगा नवंबर दिसंबर में होगा और सेकेंड वाला जो है वो आपका फरवरी मार्च में होगा। तो इन 2 टर्म एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका जो फाइनल रिजल्ट है 10th का जो आपका रिजल्ट है वो आएगा। तो अब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आप इन टर्म एग्ज़ाम्स में अच्छा से अच्छा स्कोर करें ताकि आपका बोर्ड का जो रिज़ल्ट हो वो और अच्छा बन सके। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं लेके आ गया हूँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आपके सारे चैप्टर्स के। तो मैं एक एक वीडियो एक एक चैप्टर पे बनाऊंगा, उसमें उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा चैप्टर 1 जो है आपका वास्तविक संख्याएँ, उन उससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपके टर्म एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा। देखेंगे कि हम उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे और कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके टर्म एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इस तरह की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं होंगी? अगर हम देखें तो 0 और 50 के बीच कितनी 25 विषम संख्याएं होंगी, क्योंकि 0 और 50 के बीच 50 संख्या होंगी। इसमें से 25 जो होंगी वो सम संख्याएं होंगी और 25 जो होंगी वो विषम संख्याएं होंगी। तो हम कहेंगे कि इसके बीच 25 जो है वो विषम संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात है। तो सबसे पहले अगर हम निकालें 5, 15 और 20 का लासा, तो ये हो जाएगा 4 गुना 3 गुना 5, तो ये हमारा हो जा रहा है 60। और अगर हम मासा देखें तो 5, 15 और 20 में 15 और 20 दोनों जो है वो 5 से विभाज्य है। तो हम कहेंगे कि इसका मासा जो होगा वो 5 होगा। तो हमें लासा और मासा का अनुपात निकालना है, यानी लासा इसका 60 है और मासा जो है वो 5 है। अगर इसे कैंसिल करें तो हमें आ रहा है 12:1। ये आ रहा है 12/1, तो हम कह सकते हैं कि ये 12:1 होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिनको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, यानी P/Q के रूप में व्यक्त हम लोग नहीं कर सकें, उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो √10 ये तो अपरिमेय है, 24 ये भी अपरिमेय है, 35 ये भी अपरिमेय है। अगर हम √121 को देखें, √121 तो ये क्या होता है 11 होता है, और 11 जो है ये एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये अपरिमेय है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, अगर ये भी अपरिमेय है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। ये जो है ये हमारा 11 हो जाएगा, तो इसलिए आंसर ये होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं a और 18 का लासा 36 है तथा मासा 2 है, तो a का क्या मान होगा? तो हमें दो संख्याएं दी हैं, दो संख्याएं हैं एक संख्या a है और एक संख्या 18 है। इसका जो LCM हमें दिया है, LCM दिया है 36 और HCF हमें क्या दिया है 2 दिया है। तो हमने पढ़ा है कि संख्याओं का जो गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लासा गुने मासा यानी LCM गुने HCF के बराबर होता है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा a गुना 18, ये बराबर हो जाएगा LCM जो कि है 36 और HCF 2 के बराबर। तो यहाँ से हमारा a अगर हम देखें तो आ जा रहा है 36 गुना 2/18। तो ये कटेगा 2 बार में, तो हमारा a जो है वो आ जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो हमारा 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो है 4। तो अगर हम इसका गुणनफल निकालें तो हमें आएगा 2 गुना 4 बराबर 8। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है रूट 2 है एक, तो रूट 2 क्या है? रूट 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या अगर है तो उनका मासा क्या होगा? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनका कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। अभाज्य संख्याओं का एक और उस खुद संख्या के अलावा और भी कोई गुणनफल नहीं होता है। गुणनखंड जो होता है वो नहीं होता है। तो अगर उनका कोई गुणनखंड नहीं होगा तो उनका मासा जो होगा वो एक ही होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a और b का मासा तथा a और b का लासा निम्न में से किसके बराबर है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो LCM गुना HCF के बराबर होता है। तो a और b का लासा गुना a और b का मासा a और b के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 3 माइनस रूट 3 है। अगर हम देखें 3 माइनस रूट 3 में 3 एक परिमेय संख्या है और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने पढ़ा है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो हम कहेंगे कि 3 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है या सत्य है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही या सत्य है? तो सबसे पहले देखते हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये सत्य नहीं है, ये जो है ये सत्य नहीं है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय हो सकता है। जैसे अगर हम रूट 2 लें तो रूट 2 गुना रूट 2, ये दोनों अपरिमेय संख्याएं, लेकिन इनका गुणनफल जो होता है वो परिमेय होता है। इसका गुणनफल 2 होता है जो कि एक परिमेय संख्या है। तो ये जो है ये तो सत्य नहीं है। अब अगला देखते हैं। अगला है एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय, मान लिया एक परिमेय संख्या 4 ले लिया और एक अपरिमेय संख्या रूट 2 ले लिया, तो इसका गुणनफल अपरिमेय होता है। सही बात है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये सही है। आइए अगला भी देख लेते हैं। उसके बाद है दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, मान लिया रूट 2 ले लिया प्लस रूट 3 ले लिया, तो ये तो हमेशा अपरिमेय ही होगा। तो इसमें लिखा अपरिमेय नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। अगला है एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या का जोड़ पूर्णांक हो सकता है। मान लिया एक पूर्णांक 4 है और एक परिमेय संख्या 3 है, तो इसका तो जोड़ पूर्णांक हो गया, दोनों का योग पूर्णांक हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो। अगला क्वेश्चन है 5.2.333, ये ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका ये क्या है? क्या एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है? तो आपने अपने क्लास में पढ़ा होगा कि हम इस तरह की संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ p तथा q जो है वो पूर्णांक है, p तथा q जो है वो पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं 0 है। इस तरह हम लोग इस तरह की संख्याओं को, जिनमें रिपीटेटिव संख्याएं आती है बाद में, उनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है पाई है। पाई क्या है? पाई क्या एक परिमेय संख्या है, क्या पूर्ण संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो हमने पाई का मान हम वैसे 3.14 या 22/7 लिख देते हैं, लेकिन पाई जो एक्चुअल में होता है, पाई का मान ये नहीं होता है। पाई जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो उसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है? तो 11/15 का अगर हम लोग दशमलव प्रसार निकालें तो पहले होगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 0, 7 बार में ये लगेगा, आएगा 105, फिर आएगा 5, 50, 3 बार में 45, फिर 5, 50, फिर 3 बार में 45, 5, तो ये जो है यहाँ 3 जो है हमारा ये रिपीट होता जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार आएगा 0.733।
तो हम कह और ये आता जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। हमने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है। संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा के मध्य में जो होता है 0। इसका जो राइट साइड में होता है वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 इस तरह। और इसके लेफ़्ट साइड में, 0 के लेफ़्ट साइड में आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो इनमें हम कोई भी एक बिंदु ले लें तो वो क्या प्रदर्शित करेगा? तो संख्या रेखा पर कोई भी एक बिंदु एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ये वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है, या अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। आपने 9th क्लास में परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकती है, यानी मिला जुलाकर एक वास्तविक संख्या हो सकती है। अवास्तविक संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा में नहीं दिखा सकते, हम लोग संख्या रेखा में बस वास्तविक संख्याओं को दिखा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा मैथ का जो चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको अपने टर्म एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि अगर आपके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए तो वो छूटे ना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।